हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? बढ़िया। तो बहुत दिनों के बाद पहचाना कि नहीं? माई सेल्फ सी अक्षय जोशी कि भूल गए? नहीं सर, पहचाना, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हो। अच्छा, देखो इसमें अपना जो कैमरा है ना, कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो नया कैमरा अभी जल्दी मिल नहीं रहा। तो जब तक नया कैमरा नहीं मिल जाता तो मैं आपको नहीं दिखने वाला हूँ। सिर्फ आपको अपना ये किताब या बुक जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो दिखने वाली है, ठीक है? तो इस पर कंसंट्रेट करना। मैं नहीं भी दिखा तो चलता है ना, मेरी मधुर वाणी तो आप तक पहुँच ही रही है। तो इस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया हमें। एक्चुअली मुझे कोविड हो गया था, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा चला, 25-30 दिन चला। लेकिन ठीक है, अभी एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? यस सर। तो अभी हमें स्टार्ट करेंगे पहले अकाउंट्स, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सबके पास किताब तो होंगी। ये टेक्स्ट बुक होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अनिवार्य बोले तो ज़रूरी है, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं होंगी तो खरीद लो। यदि नहीं मिल रही तो बेटा इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, मैं पीडीएफ आपके साथ लगे तो शेयर कर लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोर्शन क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर है ना? ये नेशनल एंथम वगैरह। अरे कहाँ है भैया? ये रहा इंडेक्स। तो ये इतने 10 हमारे टोटल कुल मिला करके चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट, सर फाइनल अकाउंट तो हमने 11th में देख लिया था। जी हाँ, हमने देखा था, लेकिन बेटा जी फाइनल अकाउंट था सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर मतलब जब केवल अकेला कोई ओनर रहता है उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पर पार्टनरशिप, यहाँ पर फाइनल अकाउंट किस चीज़ का है बेटा जी? पार्टनरशिप का। जब 3-4 लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप। तो उसका फाइनल अकाउंट अपने को यहाँ पर देखने का है, ठीक है? अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आगे क्या फर्क रहता है क्या नहीं रहता। अभी तो जस्ट हम लोग देख रहे हैं ओवरव्यू की क्या क्या चैप्टर है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। देन अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सर ये क्या है? ये बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोले तो ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव, जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उनका मोटिव क्या है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना या गुड्स प्रोवाइड करना कम दामों में या इवन फ्री में। आपने एनजीओ का नाम तो सुना होगा, है ना? तो एनजीओ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों को कुछ सर्विसेज देंगे, कुछ सेवाएं प्रदान करेंगे या कुछ गुड्स देंगे, काफ़ी कम दामों में देंगे या फुकड़ में देंगे, है ना? वृद्धाश्रम जैसे हो गया, अनाथालय हो गया, तो ये सारी चीज़ें, इनका प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहता है। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? सर उनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है तो फिर भी अकाउंटिंग करते क्या? जी हाँ, भले प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये भी तो कहीं किससे पैसे लेते हैं, किसको पैसे देते हैं, इनके कुछ एसेट्स होते हैं, तो अकाउंटिंग करना तो जरूरी है। प्रॉफिट नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं तो वो हम लोग ये वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ठीक है? देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ये दो शब्द है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोले तो फिर से बनाना या चेंजेस करना। तो पार्टनरशिप में चेंजेस यदि होते हैं तो वो यहाँ पर है। पहला इसमें है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर बोले तो मान लो 2 पार्टनर थे, मिलकर बिजनेस कर रहे थे, फिर उन्होंने एक और पार्टनर को ले लिया, अब 3 पार्टनर हो गए, तो ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे अकाउंटिंग करना। देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मान लो 3 पार्टनर मिलजुल कर काम कर रहे थे, अब एक पार्टनर की उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया बेचारा, तो वो रिटायरमेंट ले रहा, उसने बिजनेस छोड़कर चला गया, तो वापस 3 के 2 पार्टनर हो गए, तो ये भी पार्टनरशिप में क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चेंज हुआ। तो इसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करनी है वो हमको ये चैप्टर में देखना है। नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब मान लो 4 पार्टनर मिलकर अच्छे से काम कर रहे थे, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, परलोक सिधार जाता है। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करना? सर वो मर गया तो अकाउंटिंग क्या करेंगे? है मर गया अकाउंट डेबिट, भूत अकाउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। वो मर गया तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं ना, उसे कितने पैसे देने थे, लेने थे, ये सारी बातें। तो ये अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 में। देन आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन बोले तो डिसॉल्व हो जाना, घुल जाना। आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉल्ट शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाते, डिसॉल्व हो जाते बोले तो मिल जाना, खत्म हो जाना। तो उसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाना, मिल जाना, खत्म हो जाना। तो जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है तो उसमें अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? सर पार्टनरशिप फर्म खत्म क्यों होती? खत्म क्यों होती बोले तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे अपन ने देखा था कि एक पार्टनर मर गया। तो हो सकता मान लो 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर कार से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, चारों की चारों जगह पे मर गए।
तो पार्टनर बचे ही नहीं। यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर में 4 में से 1 मर गया तो बचे हुए 3 क्या करेंगे, पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। सारे ही मर गए तो बिजनेस कैसे चलाएंगे? या फिर हो सकता है सारों में झगड़ा होगा, उन्होंने सोचा यार नहीं अब ये बंद करना, अपने को बिजनेस कुछ करना ही नहीं है बिजनेस, तो अपन बिजनेस को बंद कर दें। तो डिसोल्यूशन बोले तो बेसिकली क्या है, बंद करना, बंद, बैंड नहीं है, बंद है, बंद करना बिजनेस को। तो किस तरीके से बंद करेंगे, उसमें अकाउंटिंग एंट्री कैसी होंगी, वो अपने को ये चैप्टर में देखने का है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ये पूरी दुनिया ही अलग है, अपन देखेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। कंपनीज अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू करते टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए। अलग अलग टाइप्स के शेयर्स रहते हैं, आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में। तो सारे शेयर्स को जब अपन इशू करेंगे तो उसकी एंट्री कैसी होंगी, शेयर के फॉरफीचर की एंट्री कैसी होंगी, सारी बातें इसमें। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो हमारा फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट का एनालिसिस करना एनालिसिस करना बोले तो समझना। तो सर समझना क्या, समझने तो बनाते टाइम पे हम लोग समझ जाएंगे, नहीं बनाते टाइम पे आप लोग समझ रहे हो ठीक है, आप प्रोसीजरल पार्ट समझ रहे हो, लेकिन उसका एनालिसिस वाला पार्ट अभी आपको नहीं आएगा। अब जब इतने सारे 8-9 चैप्टर पढ़ लेंगे, आपका दिमाग और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब आप बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे इन द सेंस कि भाई इसके फिक्स एसेट इतने, करंट एसेट इतने, फिक्स एसेट के मुकाबले करंट एसेट कितने, उसका रेशियो देखकर आप पता कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर बोले तो सेल्स की कितना परसेंटेज है, तो ये सारे अलग अलग रेशियोज, अलग अलग परसेंटेज निकाल करके हम उस कंपनी को एनालिसिस करते हैं। तो वो अपने को चैप्टर में दिखने का है। देन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये नाम होने से अच्छा मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था अकाउंटिंग इन कंप्यूटर, है ना? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इससे ज़्यादा बेहतर इसका नाम होना चाहिए अकाउंटिंग इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग। टैली नाम का सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, तो उस सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो अपने को यहाँ पर देखने का। तो इतने सारे चैप्टर्स है। तो सर इतने सारे चैप्टर होंगे क्या, हम तो बहुत लेट हो गए। बेटा जी आपको किसने बोला कि हम लोग लेट हो गए, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। हमें ये सारे चैप्टर कवर करने के लिए महज 5 या 6 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का समय हमें लगेगा सारी चीज़ें कवर करने के लिए। पूरा आपका 12 का सारा सब्जेक्ट कवर करने के लिए 6 मंथ इज मोर देन इनफ, ठीक है? तो हमारे 6 महीने में बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि पोर्शन खत्म होने वाला, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम सारे चैप्टर करेंगे। इवन जो आप देखेंगे ना, आपके कुछ हो सकता है फ्रेंड्स कहीं और क्लासेस लगाए उन्होंने, तो उनका सर इतना हो गया उतना हो गया, वो बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है? ये दुनिया भर के जितने भी इनके जो रहते ना, पहले भी हमने देखा, पहले शुरू करते थे लेकिन फिर भी सबसे पहले खत्म हमारा ही होता है, सबसे अच्छे से खत्म अपना ही होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अपन इसके रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट पेपर भी लेंगे, सब कुछ होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें 1% भी। और प्लीज़ आप किसी और से अपने आप को अभी कंपेयर मत कीजिए, ठीक है? अपन डेफिनेटली उनको ओवरटेक करने वाले हैं और उनसे अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो पोर्शन कवर हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा, उसका टेंशन लेना आप बंद करो, ठीक है? तो नेक्स्ट एक बात मैंने आपको बताया था 11th में, बहुत चीख कर बताया था, 50 बार बोला था ऑलमोस्ट, कि भैया जी फाइनल अकाउंट पर ध्यान देना, फाइनल अकाउंट पर ध्यान देना। 12th में फाइनल अकाउंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है? तो इसको बहुत लोगों ने इग्नोर किया। तो जो लोगों ने बेटा जी इसको इग्नोर किया, या जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, या जिसने 11th में क्लास लगाई थी लेकिन छुट्टियाँ मारी, या हो सकता है किसी ने 11th में क्लास नहीं लगाई, तो उसको कमी बिल्कुल यहाँ खलने वाली है, ठीक है? उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं बेसिक से वापस बिल्कुल भी नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बोला था कि बेटा जी इस पर ज़्यादा तरीके से अच्छे से आपको ध्यान देने का है, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, अब देखो आपको बताता मैं फाइनल अकाउंट का इम्पैक्ट। आपको झूठ लग रहा था जब मैं बता रहा था कि मैक्सिमम बेटा फाइनल अकाउंट ही, अब बताता आपको फाइनल अकाउंट का लेना देना कहाँ पर है। ये तो पूरा चैप्टर ही फाइनल अकाउंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी फाइनल अकाउंट ही है, फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन ऐसे कंपनी का या ऐसे बिजनेस का जिनका प्रॉफिट मोटिव उद्देश्य नहीं है, लेकिन है वहाँ पर भी फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट, यहाँ पर फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ पर भी बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है, तो फाइनल अकाउंट का इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। यदि आपको फाइनल अकाउंट नहीं आता तो इसमें भी आपको दिक्कत जाने वाली है, इसमें भी फाइनल अकाउंट बनाना है, इसमें भी फाइनल अकाउंट बनाना है, देन इसमें तो फाइनल अकाउंट है क्योंकि उसका एनालाइज करना है। तो देखो बेटा जी कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चैप्टर में बेटा जी फाइनल अकाउंट है 10 में से 60% तो यही हो गया। लेकिन मार्क का यदि वेटेज देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा वेटेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क के लिए आते ऑप्शन में छूट जाते, तो ऑलमोस्ट 60 से 70%, 60 to 70% आपका फाइनल अकाउंट का इम्पैक्ट है। फाइनल अकाउंट नहीं है 60-70 मार्क के लिए बेटा जी, फाइनल अकाउंट यदि आपको नहीं आता तो इतने पोर्शन में आपको दिक्कत जानी है। फाइनल अकाउंट यदि आएगा तो ये 60 से 70% आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, या फिर पूरे इसमें आपको दिक्कत ही दिक्कत रहने वाली है। तो
अब जो गया वो तो चलो ठीक है, 11th में हमने नहीं देखा या छुट्टी मारी या क्लासेस नहीं लगाए, ठीक है। अब एक काम करना, जिसको फाइनल अकाउंट में दिक्कत है पहले तो आप 11th की बुक देखो एक बार और फाइनल अकाउंट को गो थ्रू करो, ठीक है। यदि नहीं भी किया तो अभी, लेकिन जो मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना वापस मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जिसने अच्छे से किया उसको बोर होगा सर ये क्या डबल डबल बेटा जी, डबल डबल इसके लिए क्योंकि देख लो यहाँ पर वेटेज अपने को 1 मार्क भी नहीं छोड़ने का, इसमें से सारे मार्क लाने। अकाउंट्स में अपने को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। मैं दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है मुझे बताने में भी और आपको समझने में, लेकिन ठीक है, आप आवाज़ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 दिन की बात है। तो बेटा जी अकाउंट्स में अपने को तो 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, तो उसके लिए फाइनल अकाउंट एक बहुत ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर हमारे लिए हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट में ज़रा सी भी लापरवाही हमें नहीं बरतनी है। तो मैं फिर से पूरा अच्छे से डबल से समझाऊंगा, बोर हुआ तो चलता, लेकिन पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर ये खत्म नहीं होगा। 12th में फाइनल अकाउंट आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है। 11th में था, 12th में तो है ही, साथ में CA फाउंडेशन में भी है, CA इंटर में भी है, CA फाइनल में भी है, CS में भी आएगा, उसके बाद में आपको BCom में भी आएगा। तो आपको आपने कॉमर्स फील्ड चूज करी तो फाइनल अकाउंट आपका आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। रियल लाइफ जिंदगी में आगे CA बनने के बाद में फाइनल अकाउंट ही है। तो इन शॉर्ट मोटा मोटी फाइनल अकाउंट ही है हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो फाइनल अकाउंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अभी जो पढ़ाऊंगा आपको, हो सकता है हमको सर मालूम है, आता हमको, बोर होता, लेकिन फिर भी देखने का है, मतलब देखने का है। और जिन लोगों ने नहीं देखा अब अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो इतना मेरा बोलना का मतलब यही था कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, ये पहला वाला चैप्टर, तो इसको बहुत ही आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि ये बेटा अकाउंट थोड़ा सा अलग चलता। पहले भी आपको बोला SPOC को वगैरह रहेगा तो एक आधा चैप्टर आपने मिस भी कर दिया तो अगले चैप्टर में आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे। यहाँ पर आपने पहला चैप्टर मिस कर दिया, आगे का एक भी चैप्टर आपको समझने वाला है नहीं। पूरा लिंकेज में चलता है, एक चेन में चलता है, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है और सारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से करने का है, ठीक है। तो 12th का है बेटा जी, 11th तो है नहीं, इसमें अपन और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर जी। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कल मैंने आपको बोला था कि शुरू के 5 पेजेस आपको पढ़ने हैं, तो पढ़ा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोगों ने अभी भी लापरवाही में लिया। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि भैया जी हमारी भी 12th की एग्जाम नहीं होंगी। तो बेटा अगर ये किसी के दिमाग में कीड़ा है तो पहले इसको बाजू में निकाल दो। आपकी एग्जाम 100% होने वाली है क्योंकि अभी ये 12th की एग्जाम यही होने के चांसेस है बहुत सारे। तो आपकी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत टाइम है बेटा जी, 7-8 भी नहीं, 1 साल तक टाइम है, मई जून तक हो सकती है एग्जाम। तो आपकी एग्जाम का 100% होनी है। तो कुछ 4-5 लोगों के दिमाग में यदि ये होगा कि भैया जी एग्जाम नहीं होने वाली, हमने छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते या ट्यूशन नहीं लगाते, ऐसा कुछ होगा तो बेटा जी उसके बाहर आ जाओ, आपकी एग्जाम बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। तो अब सीरियस होकर थोड़ा सा, बहुत अपने मजाक मस्ती कर लिया, बहुत सबने एंजॉय कर लिया, अब अपन लगते हैं पढ़ाई। ओके, तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। यस, हाँ जी। तो अभी आपको एक नोट्स मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पर, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो आपने पढ़ा है ना वो 4-5 चैप्टर, उसी को हमने शॉर्ट में 2 पेजेस में करके खत्म करा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन। इन 11th क्लास वी हैव स्टडीड, एक सेकंड, In 11th class, we have studied the accounts of sole proprietary concern. Sole proprietary concern बोले तो sole मतलब बेटा अकेला, only one and only। यदि एक ही one and only ओनर है बिजनेस का तो उसको अपन बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर। ये अलग अलग ओनरशिप के बेसिस पर अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई करा है। आपने देखा होगा यदि ओनर के बेसिस पर क्लासीफाई किया है, ठीक है। यदि ओनर एक है तो अपन उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। यदि ओनर एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, मान लो 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे ओनर है तो अपन उसको बेटा बोलेंगे पार्टनरशिप। उसको अपन बोल सकते हैं मोर देन 2 या मोर देन 1, एक से ज़्यादा है, 2-4 है। यदि बहुत सारे हो जाते हैं, हज़ारों में रहते हैं, थाउजेंड्स में रहते हैं, हंड्रेड्स में रहते हैं, तो अपन कंपनी फॉर्म करते हैं। तो ओनर कितने हैं इसके बेसिस पे अपन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। अकेला है तो अपन उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, 3-4 लोग मिलके है तो पार्टनरशिप,
बहुत सारे लोग हैं तो उसको अपन बोलते हैं कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जो 11th में देखा बेटा जी, किसका देखा, सोल प्रोप्राइटर का देखा। अभी 12th में देखने का आपने किसका देखने का है, पार्टनरशिप का देखने का है। फिर यदि आप सीए कर रहे हो तो इंटर में फाइनल में आपको कंपनीज का भी देखने का है। ठीक है, तो अभी अपने को किसका फाइनल अकाउंट देखने का है बेटा, पार्टनरशिप का। तो 11th में अपन ने जो अकाउंट देखा किसका देखा था, सोल प्रोप्राइटर का। आगे, एज बिजनेस ग्रोज, जैसे बिजनेस ग्रो होता है, इट कैन नॉट बी मैनेज बाय सिंगल पर्सन। सीधी सी बात है, अकेला यदि ओनर है, अकेला इंसान है, तो उसको यदि बिजनेस को बढ़ाना है तो पॉसिबल नहीं है। मान लो आपकी एक शॉप है, आपको एक और शॉप डालने का है, दूसरी शॉप डालने का, किसी दूसरे गांव में डालने का, दूसरे शहर में डालने का है, तो वहां पर आप यदि ओनर नहीं है तो आप क्या करोगे, सर एक आधे कोई मैनेजर को अपॉइंट कर लेंगे। मैनेजर कितना भी करो यार, मैनेजर तो आपका नौकर आदमी है ना, वो इतने अच्छी तरीके से इतना मेहनत करके आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे कि जितना मतलब काळजी से, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओनर बिजनेस को बढ़ाएगा, उतना क्या लगता है आपको नौकर बढ़ा पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर भी एक ओनर होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि दूसरा अपने को शॉप ओपन करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी और को पार्टनर ले सकते हैं। तो वो पार्टनर वहाँ के बिजनेस को चलाएगा, आप यहाँ के बिजनेस को चलाएंगे। तो यदि वहाँ पर पार्टनर काम कर रहा है, पार्टनर मतलब वो ओनर है, प्रॉफिट होगा तो उसको होगा, लॉस होगा तो उसको होगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान से काळजीपूर्वक वहाँ पर वो काम करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने को जब भी बिजनेस को एक्सपांड करना रहता तो एक ओनर से पॉसिबल नहीं होता, तो अपन दो चार लोगों को मिल करके ओनर बनाते हैं, फिर बिजनेस को हम लोग एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो 10 पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी आउट द बिजनेस एट लार्ज स्केल। तो यदि बड़े पैमाने पे अपने को बिजनेस करना है तो अकेले इंसान से नहीं हो पाता है मैनेज, इसलिए अपन एक से ज्यादा इंसान वहां पर काम करते हैं। सॉरी, इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म देन देयर विल बी मोर कैपिटल। यदि पार्टनरशिप है तो वहां पर कैपिटल ज्यादा रहेगा। कैपिटल बोले तो पैसा। यदि आप अकेले इंसान हो, मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस स्टार्ट करने को लग रहे हैं 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए अकेले के इंसान के पास नहीं है, मान लो आपके पास 6 करोड़ रुपए है ना। ऐसा मानने का, ये फिगर तो बेटा करोड़ में मानने का ना, बड़ी बड़ी फिगर मानने का, छोटी मोटी का को मानने का है कि नहीं। तो मान लो आपको एक बिजनेस चालू करना है जिसके लिए 10 करोड़ की जरूरत है, आपके पास 6 करोड़ रुपए है, बैंक आपको मात्र 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा बैंक देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मान लो आपने लोन ला लिया, तो 6 और 2 8 करोड़ हुए, लेकिन अपने बिजनेस को तो 10 करोड़ लग रहे, आपको पैसे की कमी है। तो ये पैसे की कमी भी अपन कैसे पूरी कर सकते हैं, मान लो एक आधे और पार्टनर को आप बुला लो, उस पार्टनर को बोलो भैया मैंने 6 करोड़ लगाए, तो भी 6 करोड़ लगा ले। तो आप देखो 6 12 और 2 14 करोड़, अपने पास 14 करोड़ रुपए आ गए। तो नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो पैसा भी तो लेके आएगा, कैपिटल भी तो लेके आएगा ना। तो नए पार्टनर की वजह से पैसा भी आता है। तो मतलब 3-4 लोग मिलके काम करेंगे तो 3-4 लोगों का पैसा लगेगा, तो पैसा भी ज्यादा रहेगा बिजनेस में, है ना। तो यस, तो जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो अकेले ओनर के मुकाबले इसका कैपिटल भी ज्यादा रहता है और एज वेल एज मैन पावर भी ज्यादा रहती है। मैन पावर बोले तो जैसे 4 दुकानें चलानी है तो चारों दुकान पे अलग अलग हमने पार्टनर बिठा दी। अकेला इंसान है तो 4 दुकान पे थोड़ी ना जाएगा, भूत थोड़ी ना है कि यहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर भी रहेगा। जब अपन पार्टनरशिप फॉर्म में करते तो अपने पास ज्यादा पैसा भी अवेलेबल रहता है और अपने पास ज्यादा मैन पावर भी अवेलेबल रहती है टू मैनेज द बिजनेस। ठीक है, देयरफॉर वी मोर मैन पावर विल बी अवेलेबल एंड वी कैन एक्सपांड अवर बिजनेस। तो इस पे बस अपने को एक बात समझ में आती है कि भैया जब भी अपने को बिजनेस को बड़ा करना है, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या ज़्यादा हमें मैन पावर की ज़रूरत है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो हम लोग एज अ पार्टनरशिप फॉर्म करके बिजनेस को चला सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके पार्टनरशिप फॉर्म बना के बिजनेस को रन करें। ठीक है, अब डेफिनेशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये एक्ट क्या है, एक्ट बोले तो क्या रहता है बेटा जी, देखो आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो नाम सुना होगा, भारत का संविधान, तो उसमें अलग अलग रूल्स है, अलग अलग एक्ट्स है, उसके हिसाब से अपना पूरा इंडिया का कामकाज चलता है। तो उसमें अलग अलग एक्ट दिखेंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्ट रहते हैं। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट, ऐसे दुनिया भर के हर एक चीज़ के लिए एक्ट बने हुए हैं। तो ये सारे एक्ट कहाँ पर बने हुए बेटा जी, ये सारे एक्ट बने हुए हमारे सारे एक्ट बने हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ईयर क्या 1932 बेटा जी, ईयर मतलब ये ईयर में ये एक्ट पास हुआ, मतलब 1932 में ये वाला एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। ठीक है, उसमें सेक्शन 4, सेक्शन इसमें अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। अब जो सीए फाउंडेशन करा, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ उसको इसमें अच्छे से समझ में आऊंगा कि सेक्शन क्या रहता है, एक्ट क्या रहता है, तो वहाँ पर आपको अधिक जानकारी मिलेगी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को। तो व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है बेटा जी, एक रिलेशन है, एक संबंध है। किस चीज का संबंध है, किन लोगों के बीच में संबंध है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का संबंध, 2 या 2 से ज्यादा के लोगों के बीच का रिलेशनशिप।
अब कौन पर्सन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ऐसे लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है। ऐसे 2-3 लोगों के जो रिलेशन है उसको अपन बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। और जो बिजनेस है इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो अब इसको अपन टुकड़ों में देखते हैं। तो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन है, 2 और मोर पर्सन। कौन से पर्सन, कोई भी राह चलते पर्सन के नहीं, ऐसे पर्सन जिन्होंने एग्री किया कि भैया बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करेंगे और वो जो बिजनेस है वो चलाएंगे। ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन 3-4 टुकड़ों में है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन 3-4 टुकड़ों में। एक तो सबसे पहले भैया जी व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। So partnership is a relation between 2 or more person. कैसे पर्सन, who have agreed, जिन्होंने एग्री किया है, किस चीज के लिए एग्री किया हुआ है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस भी बोलेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। किसी एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का एग्री किया है, ऐसे 2-3 लोगों के बीच का रिलेशन। और वो जो बिजनेस है बेटा जी, बिजनेस जो बिजनेस है आपका, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब बताता रुको सबर करो। ठीक है, कैरीड बोले तो बेटा कैरीड है, कैरीड बोले तो बिजनेस को चलाना और बिजनेस को रन करना। तो देखो क्या क्या टुकड़ों में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ऐसे पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एंड दिस बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल, सभी लोग मिल करके वो बिजनेस को चलाएंगे। और या फिर एनी ऑफ देम, मतलब मान लो 3 पार्टनर है तो 3 में से कोई एक पार्टनर भी वो बिजनेस को चला सकता है सभी के बिहाफ। सर ये नहीं समझे, ओके देखते हैं, हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए, विस्तार में जानने की हमारी इच्छा है। ठीक है बेटा, मान लो ये एक पार्टनर है, इसका नाम है बेटा जी रोहित। रोहित बहुत अमीर आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है, रोहित के पास 1 करोड़ रुपया है और रोहित को एक बिजनेस स्टार्ट करने का है। लेकिन रोहित का एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो रोहित ये बिजनेस में काम करते रहता, लेकिन रोहित को एक नया बिजनेस चालू करने का, उसके पास पैसा भी है, लेकिन वो बिजनेस पे काम नहीं कर सकता, वो बिजनेस को चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कहीं और काम करता, दूसरा बिजनेस है। तो ये क्या करेंगे बेटा जी, ये कैसे पार्टनर को ढूंढेगा। इसने एक पार्टनर ढूंढा जो कि बहुत गरीब था, मान लो रमेश। रमेश के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, रमेश बहुत गरीब आदमी था। तो इसने क्या, लेकिन रमेश बहुत होशियार था, इसने बिजनेस करे हुआ था पहले। तो रोहित ने क्या सोचा, भैया जी रोहित ने बोला, रोहित और रमेश बेटा अपन क्या करते, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते। उस बिजनेस में पैसा जो है वो रोहित लगाएगा। तो जो पैसा लग रहा है, जो कैपिटल लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, रोहित। लेकिन रोहित ने रमेश को बोला, देख भैया मैं पैसे तो लगा रहा, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए टाइम नहीं है। तू एक काम कर, तू पैसा मत लगा, लेकिन तू यहाँ पर आके सिर्फ काम कर, बिजनेस को रन कर। तब क्या हुआ, यहाँ पर देखो पार्टनर कौन है, 2 है, रोहित भी और रमेश भी। लेकिन बिजनेस को चला कौन रहा, बिजनेस को कैरी कौन कर रहा, बिजनेस को रन कौन कर रहा, रोहित कर रहा है कि नहीं, रमेश कर रहा। लेकिन रमेश कर जरूर रहा, बिजनेस चला रहा, लेकिन खुद के लिए चला रहा कि नहीं, वो बेटा जी पार्टनरशिप फर्म के लिए, इन दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म बन गई अभी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहा, मतलब ये दोनों के लिए अकेला काम कर रहा। ही इज रनिंग द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ रोहित ऑल्सो। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, तब पार्टनर कुछ भी एग्री कर सकते हैं ना। मान लो किसी के पास पैसा, उसने पैसा लगा दिया, दूसरे पार्टनर को बोला भाई तू पैसा मत लगा, तो बिजनेस को चला। तो दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, सारे पार्टनर्स की बिहाफ पे भी रहा। अब मान लो यहाँ पे रोहित की जगह 4 पार्टनर थे, 1 2 3 4, ये 4 पार्टनर थे हमारे, A B C D। सबके पास पैसा था 1-1 करोड़, सब अमीर आदमी, लेकिन टाइम किसके पास भी नहीं। तो इन्होंने क्या ढूंढा, एक गरीब आदमी को ढूंढा बेचारे को, ई। इन्होंने क्या बोला, भैया जी हम सब क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। तू एक काम कर, इसको बोला तू पैसा मत लगा, तू सिर्फ यहाँ पे आके क्या कर, बिजनेस को चला, बिजनेस को रन कर। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ई बिजनेस को रन कर रहा है। लेकिन ये बिजनेस ई का अकेले का बिजनेस है क्या, नहीं, बिजनेस तो सबका है। प्रॉफिट होगा तो क्या ई को अकेले को मिलेगा क्या, नहीं, प्रॉफिट तो सबको मिलेगा। तो जो ई जो बिजनेस रन करेगा, ये अकेला रन कर रहा है सारे लोगों के बिहाफ। तो ये था उसका मतलब। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बिजनेस जो कैरी करेंगे, या तो सभी कैरी करेंगे या कोई एक कैरी करेगा सारों के लिए।
या 4 लोग हैं तो 2 कैरी कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टनर है तो चारों पार्टनर को काम करना ही पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई एक भी व्यक्ति काम कर सकता है, सबके भी आप, ये तो आपस में म्यूचुअली वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन 3 टुकड़ों में क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कैसे पर्सन? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस, बरोबर। और तीसरा, दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये आगे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आंसर इन 1 सेंटेंस के लिए, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप या डिफाइन पार्टनरशिप। तो ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल। एक साथ मेरे साथ आप रिपीट करेंगे एक बार। बताओ वापस, क्या है पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो ऐसे लाइन वाइज रहना तो याद नहीं रहता, अब ऐसे उसको टुकड़ों में लिखना तो आपने भी ऐसे टुकड़ों में लिख लेना। जब ऐसा लिखते ना आप तो आपको याद आता, क्योंकि छोटा छोटा याद करना आसान रहता है, इतनी बड़ी लाइन याद करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो जब भी आपको कोई चीज़ लर्न करना है ना तो उसको से टुकड़ों में बांट देते, छोटा छोटा आपको याद रहता है। और ये पिक्चर भी ध्यान में रहता है। अब जैसे आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे, आंखें बंद करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये ग्राफ आ जाएगी, चार्ट जैसा आपके दिमाग में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा कि भाई हाँ ये पहले ये था, फिर बीच में ये था, आखिरी में ये था। ये लाइन नहीं आती कभी दिमाग में, कितने ही आपको पढ़ लो ये लाइन, आप आंखें बंद करेंगे लाइन कभी आपके दिमाग में आएंगे। तो जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन रहता है, जो ऐसा ग्राफिकल जो रहता है, वो चीज़ें जल्दी से दिमाग में याद रहती है। जैसे आपने ये एक बार बना लिया, 4-5 बार इसको पढ़ लिया, अब अगली बार आप आंखें बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायग्राम आपके सामने आएंगे, तीनों चीज़ें आपको दिखेंगी। भैया बिजनेस है क्या डेफिनेशन, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डेफिनेशन है, तो पार्टनरशिप फॉर्म पहले क्या था, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बीच में क्या था, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। लास्ट में क्या था, इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद है, तो छोटी छोटी ट्रिक रहती है जो आपके बहुत काम में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेने का। तो ये 1 मार्क के लिए बिल्कुल आगे क्वेश्चन है। आगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, देखते क्या क्या फीचर्स। सबसे पहला तो क्या है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप फर्म रह सकती कि नहीं सर? एग्रीमेंट बोले तो क्या बेटा, एग्रीमेंट बोले तो क्या रहता है, जब 2 लोग एग्री कर रहे, तो क्या क्या चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे एग्रीमेंट। उनका एक डॉक्यूमेंट टाइप रहता है कि वहाँ पर सब लोग लिख लेते हैं कि भैया, अब देखो अकेला इंसान जब काम करता है ना तो झगड़े का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेला इंसान गलत भी कर रहा तो वही कर रहा, सही भी कर रहा तो वही कर रहा। लेकिन मान लो जब 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना बेटा जी, तो हो सकता है 2 लोग सही है 2 लोग गलत है, तो आपस में झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि भैया मान लो हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट को उन्होंने बोला कि भैया हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, मान लो 2 पार्टनर है, 2 ही पार्टनर लेते, ज़्यादा नहीं लेते। ए और बी इन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे 80% to 20%। तो जो भी प्रॉफिट आएगा 80% ए घर पे लेके जाएगा, 20% बी। सर ऐसा थोड़ी रहता, इक्वल रहना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता बेटा जी। 2 लोग आपस में तय कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये तय करें 90% या 100%, हो सकता है तय करें 99% 1%, कुछ भी हो सकता है। 2 लोग आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ना। आप और मैं क्या, कौन होते हैं 2 लोगों के बीच में बोलने वाले? 2 लोग आपस में मिलकर कुछ भी करेंगे। तो इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमने 80% लेना है, इसने 20% लेना है, ऐसे डिसाइड कर लिया। मान लो इन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं, ओरली डिसाइड किया। अब कल चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता करोड़ों में, बी की नीयत हो जाती खराब, उसने बोलना भैया 80-20 नहीं, हमने डिसाइड किया था 50-50%। अब 2 लोगों के बीच में क्या सही था, कौन डिसाइड कर पाएगा? तो हो ही नहीं सकता ना। अब जब कोर्ट में जाएंगे झगड़ा करेंगे तो ये बोलेगा, बी बोलेगा नहीं भैया हमने 50-50 ही डिसाइड किया था, ए बोलेगा 80-20 डिसाइड किया था, तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना। तो ऐसे भविष्य में झगड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो अपन एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे सारी चीज़ें अपन लिख लेंगे। क्या क्या चीज़ें लिखेंगे भैया, कि भैया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि क्या रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। लॉस आ रहा तो क्या रेशियो में शेयर करना चाहिए। काम कितने करेगा, कोई भैया ये 4 घंटे काम करेगा, ये 5 घंटे काम करेगा, उसके बाद में ये हर महीने 10,000 रुपये लेके जाएगा, या ये इसमें 5 करोड़ लगाएगा, ये 2 करोड़ लगाएगा। दुनिया भर की बात है। 2 लोग जब बिजनेस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस में रन करेंगे ना, बिजनेस चलाएंगे, तो बहुत सारी बातें रहती। तो आगे चल के झगड़े ना होने चाहिए। अपन क्या करते हैं, एक सारे डॉक्यूमेंट पे, एक स्टैम्प पेपर पे सारी बातें लिख लेते हैं, दोनों की साइन ले लेते हैं। यदि भविष्य में झगड़ा होगा तो बताएंगे देख तूने ऐसा लिखा था, ऐसा तूने एग्री किया था, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप हम एग्रीमेंट के बिना बन ही नहीं सकते, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट बेटा जी ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटर्न एज वेल। ओरल बोले तो 2 लोगों ने, अगर यदि आपको भरोसा है 2 लोगों पे, बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने सोचा यार क्या करते लिख के स्टैम्प पेपर का खर्चा क्यों करते, एक काम करते ओरली बैठ के डिसाइड कर लेते। ओरली डिसाइड कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया मोबाइल में उस चीज़ की, तो ये हो गया ओरल आपका एग्रीमेंट। रिटर्न है ही नहीं। रिटर्न एग्रीमेंट लेकिन ज़्यादा सही रहता है। क्यों? रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट। प्रीफर्ड बोले तो अपन ज़्यादा प्रीफरेंस
महत्व किसको देंगे, रिटर्न को। क्यों, टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बोले तो झगड़े, भविष्य में यदि झगड़े होते हैं तो रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा तो बहुत अच्छा आएगा, कोर्ट में आप जा सकते हो उसके खिलाफ। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपका प्रेफरेंस है। लेकिन ज़रूरी है क्या बेटा जी, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वैसे ऐसा सवाल आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स में कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न, तो ये पे क्या होगा, फॉल्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटर्न। तो ध्यान में रखो, थोड़ा सा अपने को लगता है कि नहीं भाई रिटर्न ही होना चाहिए। रिटर्न ठीक है, अपन बोलते हैं कि रिटर्न रहा तो अच्छी बात है, लेकिन ओरली भी रह सकता है, रिटर्न भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अटकने के चांसेस है, तो ध्यान में रखना। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज कैन बी रिटर्न। रिटर्न यदि एग्रीमेंट है तो अपन उसको प्यार से एक नाम दे दिए, रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ये भी एक क्वेश्चन है आगे 1 मार्क के लिए, इसको भी ध्यान में रखना है। तो रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ये तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे आपका ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट नहीं है तो आपको पूरा पीला पीला नहीं करने का, हाईलाइट वाली चीज़ लगे तो मैं बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं पूरे को पीला करा। आपने अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने का है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हाईलाइट करने जैसी थी, कौन सी 2 चीज़ें हाईलाइट करनी, एक ये तो एग्रीमेंट रिटर्न भी रह सकता, ओरल भी रह सकता, और जो यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ऑब्जेक्टिव छोटे मोटे आधा मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, आगे दूसरा फीचर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। ये भी आपने ध्यान में रखना है, पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, अपने को लगता है कंपलसरी है लेकिन कंपलसरी नहीं है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। सर रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा जी, रजिस्ट्रेशन मतलब एक गवर्नमेंट का एक ऑफिस रहता है जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अपन ने एग्रीमेंट बनाया जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाया, पार्टनरशिप डीड जो बनाया उसको आप क्या करते हैं, ऑफिस में सबमिट करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंप वगैरह लगता है, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका चल जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना। तो इसका जो पार्टनरशिप फर्म है इसका रजिस्ट्रेशन करना इंडिया में जरूरी है क्या, नहीं बेटा जी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र में जरूरी है, बाकी जगह पर ये कंपलसरी नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डन एज रजिस्ट्रार ऑफिस। इसके ऑफिस को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस। जैसे इनकम टैक्स का ऑफिस है इनकम टैक्स ऑफिस, जीएसटी के लिए जीएसटी ऑफिस। तो वैसे पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कराने के लिए जो ऑफिस है उसका नाम क्या, रजिस्ट्रार ऑफिस। तो रजिस्ट्रार ऑफिस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। महाराष्ट्र में ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बाकी जगह पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ओके, ये बात भी आप ध्यान रखना। आगे, अच्छा ये पार्टनरशिप डीड रहती ना, मैं आगे बताऊँ क्या आपको, चलो आगे है मैं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर है लॉफुल बिजनेस। बिजनेस शुड बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या रहता है बेटा जी, आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो लॉफुल रहना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं रहना चाहिए। मान लो आपने पार्टनरशिप डीड बना लिया भैया ड्रग्स बेचने का, या बंदूकें बेचने का, बम गोला बेचने का, तो लीगल नहीं है। यदि आपके 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर ने डिसाइड किया था हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, एग्रीमेंट भी बना एकदम रिटर्न एग्रीमेंट मस्त पैकी स्टैम्प पेपर पे, और उसमें लिखा है कि हम ड्रग्स बेचने वाले, और यदि झगड़े हो जाते, एक पार्टनर बोलता नहीं भैया मैंने तो मेरे को परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, और यदि कोर्ट में जाते तो क्या बोलेंगे कोर्ट में, हम ड्रग्स बेचने का धंधा कर रहे थे, ये एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट आपने भले ही बनाया होगा वो वॉइड है, इलीगल है, वो एग्रीमेंट आपका काम नहीं करने वाला है। क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस लॉफुल नहीं था, इलीगल था। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं बेटा जी वो क्या होना चाहिए, लॉफुल रहना चाहिए। वो आपका झगड़ा तो बाद में दूर होगा, गवर्नमेंट पहले आपको अंदर कर देंगे इलीगल बिजनेस चलाने के लिए, है कि नहीं। तो जो आपका बिजनेस रहता है बेटा जी दैट शुड बी लॉफुल, इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड, एग्जाम्पल ड्रग्स। नेक्स्ट, मेंबरशिप। कितने मेंबर है, कितने आदमी थे, 2 थे। तो मिनिमम 2 पर्सन इज रिक्वायर्ड। अब सीधी सी बात है यार, मिनिमम 2 बोले तो 2 से कम क्या, एक आदमी पार्टनरशिप बना सकता है क्या खुद से, नहीं, कम से कम 2 लोग तो लगेंगे ना। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और मैक्सिमम कितने चलते हैं, मैक्सिमम इज 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बना सकते। सर यदि हमको ज़्यादा बनाना रहा तो और हमको पैसा लग रहा तो बेटा आप कंपनी बना लो ना। आपका जो बिजनेस है आपको एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन लो, एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन मत लो, है कि नहीं। तो ये लिमिटेड लोगों के लिए रहना चाहिए ना पार्टनरशिप, ज़्यादा लोग रहे तो फिर इसमें दिक्कत होगी, फिर उसके लिए अलग लॉ है, कंपनीज है, कंपनीज एक्ट, आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर करो और कंपनीज एक्ट आपको लागू होगा। तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों की पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस, अब 2 लोग अकेला यदि इंसान काम करता था जितना ही प्रॉफिट हुआ पूरा घर पे लेके चल जाता था। अब 1 से ज़्यादा लोग हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 50 है, तो प्रॉफिट कैसा कैसा बांटने का उनमें, तो ये भी एक दिक्कत है।
तो प्रॉफिट रेशियो इज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। तो ये सब अपन कहाँ डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा, अपने को कहाँ पे डिसाइड करना है, उनका पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड करना है। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अब साइलेंट का मतलब क्या, नहीं बोलती, चुप बैठती। पहली बात तो बेटा जी पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, देखो पार्टनरशिप डीड बोले तो कुछ नहीं बेटा, ऐसा स्टैम्प पेपर रहता है। यहाँ पे स्टैम्प पेपर तो देखा ही होगा ना आप लोगों ने, स्टैम्प पेपर 100 का 500 का जो भी, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ऐसा, और यहाँ पर सबकी दोनों तीनों की साइन रहेंगी, जो भी पार्टनर है, ये होगी आपकी पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, पार्टनरशिप डीड बोले तो सर कुछ भी नहीं, पार्टनरशिप डीड बोले तो क्या क्या बिजनेस में क्या क्या टर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या रहेंगे, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं स्टैम्प पेपर पे, उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इसमें सारी बातें लिखी हुई रहती है कि प्रॉफिट कितना रहेगा, पैसा कितना आएगा, कितना पैसा आप घर पे लेके जाएंगे, कौन लोन ले सकता, कौन दे सकता, कौन क्या करेगा, कौन कितनी देर काम करेगा, सारी बातें इसमें लिखी हुई रहती है ताकि आगे चल के कुछ भी झगड़े ना हो। लेकिन हो सकता है कुछ बातें हमने लिखना भूल गए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता ना। तो यदि सबसे पहले तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप जब भी बिजनेस है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में यदि आपका झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट क्या देख के आपको झगड़े का निवारण करेगा, पार्टनरशिप डीड को कोर्ट देखेगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप जो कोर्ट है वो क्या देखने वाला है, आपकी पार्टनरशिप डीड देखने वाला है कि भैया हाँ बरोबर आपने इक्वली प्रॉफिट बोला था, आप इक्वली दे रहे या नहीं है, जो भी झगड़ा है, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कैसे होने वाला है, झगड़ा सॉल्व होगा पार्टनरशिप डीड को देख करके। अब मान लो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने है ना ये लिखना ही भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, कि भैया क्या परसेंटेज में प्रॉफिट लेके जाना चाहिए, इन्होंने लिखना ही भूल गए, तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साइलेंट पार्टनरशिप डीड है उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, हमने उसमें लिखना ही भूल गए या हमने उसमें लिखा ही नहीं, या हो सकता है हमने पार्टनरशिप डीड ही बनाई नहीं। सर ऐसा चलता क्या, बिल्कुल चलता, आपने देखा था ना ऊपर कि इट कैन बी ओरल भी रह सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी रह सकता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो दो लोगों में बहुत उनके आपस में बहुत अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने सोचा यार क्या है पार्टनरशिप डीड बना, चलो मिल करके काम करते हैं, फिर बाद में झगड़े हो गए। अब क्या करें, मतलब या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन उस बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे टाइम पे क्या रहेगा, ऐसे टाइम पे जो कोर्ट है, कोर्ट ऐसे टाइम पे किसको देखेगा, पार्टनरशिप एक्ट को देखेगा कि भैया पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलेगा उस पॉइंट को लेकर के, है कि नहीं। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, तो क्या रेशियो में बांटना चाहिए प्रॉफिट, तो वो जो बोलेंगे उसमें बांटेंगे, नहीं भैया, एक तो पार्टनरशिप डीड में लिखो, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो हम दे देंगे, नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को देखेंगे, एक्ट में सारी बातें लिखेंगे। तो यदि आपने डीड नहीं बनाई तो क्या करना, एक्ट पढ़ लो, एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आपने डीड बनाई लेकिन कुछ पॉइंट छूट गया तो वो वाला पॉइंट आप कहाँ देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले तो जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट क्या रेशियो में उन्होंने बांटना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले अपन कहाँ देखेंगे, पार्टनरशिप डीड में, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा ही होगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दैट पॉइंट, तो फिर प्रॉफिट क्या रेशियो में बांटने का अपने को इक्वली। ये किसने बोला, ये हमको बोला पार्टनरशिप एक्ट, कि भैया यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या यदि बनाई और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ भी उल्लेख नहीं है तो क्या रेशियो में आपने प्रॉफिट बांटना चाहिए, इक्वली। मान लो 10 लाख बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, 2 पार्टनर है तो 5-5 लाख हम लोग दोनों को बांट देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फीचर है बेटा जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक रहता है लिमिटेड, एक रहता है अनलिमिटेड। तो जो पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर जो लायबिलिटी रहती बेटा जी वो रहती अनलिमिटेड। मैंने देखा ना बिजनेस में करने के तरीके अलग अलग है। लायबिलिटी, तो अब कुछ बच्चों को लायबिलिटी का मतलब ही नहीं पता, तो अब मैं नहीं समझाने वाला, क्योंकि अपन ने देखा था बचपन में 11th में, वो अगर रिपीट करते बैठे तो ये पोर्शन कभी खत्म ही नहीं होगा, 11th ही वापस चालू हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था पहले अच्छे से ध्यान दो। तो लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर में भी रहती है बेटा अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में भी रहती अनलिमिटेड, कंपनी में रहती लिमिटेड, और एक रहता है एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें भी लिमिटेड है पार्टनरशिप ही, लेकिन उसमें लायबिलिटी लिमिट कर दी। सर लायबिलिटी मतलब क्या है, लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए, हमें विस्तार में जानने की तीव्र इच्छा है। ठीक है बेटा जी, आपकी इच्छा की तृप्ति हम करेंगे। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा मैं हिंदी बोलते रहता हूँ बीच बीच में, टेंशन नहीं लेने का।
ये है बैलेंस शीट। अरे सर डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे क्या बता दी। अब आपसे ये उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप लोगों को बैलेंस शीट का मतलब पता है। अब मान लो ये हमारी बैलेंस शीट है। हमारे पास एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग नामक, जो कि है 10 लाख का। दूसरा हमारे पास एक व्हीकल है जो कि है 5 लाख की। खत्म, ये दो ही एसेट है हमारे पास। 12 लाख की हमारी लायबिलिटी है, तो 3 लाख का हमारा क्या रहेगा कैपिटल। लायबिलिटी है लोन है, और ये है बेटा जी कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा। ओनर ने खुद ने 3 लाख रुपए लगाए, 12 लाख का उसने लोन लेके रखा, उधारी लेके रखा, उसके पास 15 लाख का एसेट है। अब भैया इसको बिजनेस में हो रहा बहुत ज़्यादा घाटा, बहुत ज़्यादा लॉस, तो इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कि अब मैं बंद कर देता हूँ। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है। देखो ये बैलेंस शीट है, मान लो एक ही ओनर है, ये 15 लाख के उसके पास एसेट थे, 12 लाख की लोन था, 3 लाख का कैपिटल था। इसको बिजनेस बंद करना है ना। मान लो इसको बिजनेस में लॉस हो रहा है, कोई भी कारणवश इसको बिजनेस बंद करना है। अब क्या होगा, बिजनेस बंद करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, बिजनेस बंद करने के पहले लोन का भुगतान करना पड़ेगा ना। जो लायबिलिटी है, लोगों से पैसा लेकर रखा उधार, ये 12 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे कि शटर बंद करके घर पे चल जाएंगे सामान बेच के, नहीं, ये अपने दरवाजे पे खड़े रहेंगे, इनको पैसे देने पड़ेंगे लायबिलिटी वालों को। तो अपन क्या करेंगे, बिजनेस बंद करना है तो एसेट को बेच देंगे। ये बिल्डिंग मान लो मैंने बेच दी 6 लाख में, 6 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग बेच दी। व्हीकल मेरा बिका 1 लाख में, तो कितने लाख रुपए आ गए मेरे पास, 7 लाख रुपए आ गए। तो कैश कितनी है एसेट बेच के, 7 लाख। लेकिन बेटा लोन कितना देना है, 12 लाख। तो अब मैं आपके पास पैसे कितने, सिर्फ 7 लाख। तो ये 7 लाख आपको दे देंगे, तो बचे हुए क्या है लायबिलिटी। बोलेंगे ठीक है यार तेरा बिजनेस बंद रहा, कोई बात नहीं, 7 लाख ही दे दे। ये बेटा छोड़ेंगे क्या, ये 12 लाख में से उनको 7 लाख मिल जाते हैं, तो अभी भी 5 लाख देना बाकी है। तो ये छोड़ देंगे क्या, नहीं, ये भी 5 लाख आपसे मांगेंगे। अरे यार मैं कहाँ से ला के दूँ, ये बेटा आपका कैपिटल है ना 3 लाख, चलो लाओ 3 लाख। 3 लाख आपने घर से ला लिए, अभी भी 2 लाख बाकी है। अब क्या करना है सर जी, 2 लाख अभी भी बाकी है, ये छोड़ देंगे क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, आपके घर पे आ जाएंगे। यानी इन्होंने क्या किया, आपके बिजनेस के सारे एसेट तो बिकवा दिए, बिजनेस के एसेट बेच के इनको पैसे तो मिल गए, फिर भी यदि इनके पैसे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी लायबिलिटी हमारी पूरी खत्म नहीं हो रही है, फिर भी हमारे पैसे नहीं खत्म हो रहे, तो अपन क्या करेंगे, जो लोन वाले रहते हैं आपके घर पे आ जाते। देखना आपने कभी बिजनेस में लोन लेना और पैसे नहीं देना, बोलना है यार मेरा दिवालिया घोषित हो गया, मैं काम करता, मेरा एसेट बेच देता बिजनेस के, ये लो पैसे, इतने ही आए, 2 लाख रुपए मेरे पास है नहीं। तो वो 2 लाख रुपए लेने आपके लिटरली लोग आपके घर पे आएंगे और आपके घर के एसेट लेके जाएंगे, टीवी फ्रिज घर से उठा के लेके जाएंगे, और ये 2 लाख रुपए वसूल करेंगे कि 2 लाख, ऐसे थोड़ी ना छोड़ते लोग पैसे। तो क्या रहता है, जब भी आप सोल प्रोप्राइटर है, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म है, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब ये जो आपके बिजनेस के एसेट है, जो आपके कैपिटल है, इतना तो आपको पैसा देना ही है। लेकिन फिर भी यदि लायबिलिटी ज़्यादा रहती है, फिर भी पैसे पूरे नहीं होते, तो आपके घर से भी आकर आपके पैसे, लायबिलिटी वाले आपके पैसे ले सकते हैं। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब बिजनेस से भी आपकी ज़्यादा लायबिलिटी हो सकती है। मतलब बिजनेस में जितने एसेट है वो बेच के हो तो ठीक है, पैसे हुए तो है, नहीं भी हुए तो इसके बावजूद भी आपके घर पे आके पैसा ले सकते हैं। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपको कितना अगर भारी नुकसान होगा तो आपके घर पे आके पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो इसके यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, इसका अनलिमिटेड रहती है। सॉरी, इसका मतलब क्या है, यदि 4-5 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे, बिजनेस में यदि लॉस हो जाता है तो पैसे मांगने के लिए लोग आपके घर तक आ सकते हैं। शॉर्ट में आपको समझने का है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपके घर तक आ सकते पैसे मांगने में, आपका घर बेच के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। और लिमिटेड मतलब क्या रहता है, बिजनेस के जितने आपका कैपिटल है उतना ही लिमिटेड आपके एसेट है। मतलब जितने में आपके एसेट बिचा उतने में बस खत्म। जैसे यहाँ पे अपने देखा था ना 7 लाख 9 लाख जो भी है, बस यहाँ पे 2 लाख नहीं मिल रहे तो खत्म, वो 2 लाख के लिए आपके घर पे नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं लिमिटेड। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है कंपनीज में, यहाँ पर नहीं। ऐसा होता है एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लेकिन नॉर्मल यदि पार्टनरशिप है तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, आपके घर पे आ सकते हैं। तो पर्सनल एसेट्स मतलब आपके घर के जो एसेट्स है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी बोले तो लॉस है, यदि पैसे कम पड़ रहे अपने को लोन को रिपे करने के लिए, तो आपके घर से आपके एसेट मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, लेकिन माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहती। माइनर बोले तो
बिलो 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 के नीचे है, यदि वो पार्टनर है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, उसके घर से अपन एसेट नहीं बुला सकते। ठीक है, तो एक फ़ायदा है माइनर में कि कितना भी घपला करो, जितना बिजनेस में पैसा है उतना ही लेके जाएंगे, घर पे नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं माइनर को जो 18 साल के कम है, लेकिन ये सारे बेनिफिट है ना आपको 12th में बताते, जब आप लगभग 18 साल के हो ही जाते। 18 के पहले नहीं बताते आपको, नहीं तो बहुत सारे बच्चे घपला करेंगे, है कि नहीं। तो जो माइनर रहता है ध्यान में रखना, ये आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। माइनर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन बच्चे में मेजर लोगों की जो लाइबिलिटी है वो रहेगी अनलिमिटेड। मैनेजमेंट बोले तो बिजनेस को चलाना, तो सारे पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एज पर एग्रीमेंट। सारे पार्टनर बिजनेस को चला सकते हैं, एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा सारे चलाना है, सारे लिखेंगे, किसी एक का लिखा तो वो लिखेंगे, ये आपस में डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिसोल्यूशन बोले तो बिजनेस को खत्म करना, बंद करना, तो डिसोल्यूशन मीन्स क्लोज द बिजनेस को क्लोज करना। तो डिसोल्यूशन हम कर सकते कब होगा, यदि कोई मर जाता, कोई रिटायरमेंट होता, या इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इनसॉल्वेंसी बोले तो बैंकरप्सी। अच्छा, बैंकरप्सी बोले तो दिवालिया घोषित करना, मतलब जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है ना, उसको अपन बोलते हैं इनसॉल्वेंसी। तो यदि सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गए, इन शॉर्ट बोलेंगे अपन अपनी सादी भाषा में बोलेंगे तो इनके पास पैसे ही नहीं है, भीख मंगे हो गए, पैसे ही नहीं है देने के लिए, उसको अपन बोलते हैं इंसॉल्वेंस हो जाना। तो ये केसेस में अपन बिजनेस को बंद कर सकते हैं। देन रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच का रिश्ता कैसा है, रिलेशन कैसा है, मस्त है। मस्त है नहीं है बेटा, ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज बिजनेस जॉइंटली और एनी वन कैन मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये अपन ने देखा, सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस चला सकते हैं और एक आधे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि तू बिजनेस चला हमारे लिए। एवरी पार्टनर एक्ट एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल। देखो, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और एक दूसरे का प्रिंसिपल है। एजेंट बोले तो क्या रहता है, यदि मान लो आप कोई काम नहीं करे तो आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देते एजेंट के तौर पे, है कि नहीं। मान लो आपका कोई बिजनेस है, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, ये ओनर है। अब ओनर के बहुत सारे काम धंधे, उसने क्या किया, यहाँ पर एक एजेंट अपॉइंट कर लिया उसके बिजनेस के लिए, एजेंट। अब ये एजेंट बिजनेस का काम करेगा, ये एजेंट हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो एजेंट और प्रिंसिपल। अब एजेंट जो भी काम करेगा ना उसके लिए ओनर बाध्य रहता है, लायबल रहता है। मतलब मान लो ये बिजनेस कौन चला रहा, ओनर का बिजनेस एजेंट चला रहा, तो एजेंट ने क्या किया बिजनेस के लिए, भैया जी मान लो कहीं से उधारी लेके आ गया कोई माल 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब मान लो ये एजेंट भाग गया, तो ओनर ये नहीं बोल सकता कि भैया ये जो 2 लाख रुपए का जो उधारी में माल लाया है, जो लाइबिलिटी है 2 लाख की, एजेंट ने ली तो एजेंट को पकड़ो, मैं पैसे नहीं दूंगा। ना 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 भैया, एजेंट किसके लिए काम कर रहा था, ओनर के लिए। तो एजेंट यदि कोई घपला कर लेता, किसी से पैसे लेके आता, तो उसका भुगतान यदि एजेंट भाग जाता तो ओनर को ही करना पड़ेगा। ओनर ये नहीं बोल सकता कि एजेंट ने किया तो एजेंट से पैसे लो। तो एजेंट के हर एक एक्ट के लिए प्रिंसिपल जो है, ओनर जो है वो लायबल रहता। इसने यदि किसी से पैसे लाए और ये पैसे नहीं दे रहा तो ओनर को पैसे देने पड़ेंगे। तो सेम ऐसा पार्टनर के केस में रहता है। यहाँ पर पार्टनर जो, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है। मतलब ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी। तो मान लो एक पार्टनर ए है, पार्टनर ए ने किसी से माल ला लिया उधारी 2 लाख रुपए का, पार्टनर बी को मालूम भी नहीं था बेचारे को। तो पार्टनर ए ने क्या किया, ये 2 लाख का माल लेके चला हो गया, फरार हो गया। अब वो जो जिसके 2 लाख रुपए जिससे उधारी थे, तो वो बी के पास आएगा पैसे मांगने के लिए। तो ये बी ये नहीं बोल सकता कि भैया जी ये ए से पैसे लो, मैंने नहीं लिया था, मेरे को क्या मालूम, ऐसा भी नहीं बोल सकता। पार्टनर किसका था, बी का पार्टनर था ना। तो ए के हर एक्ट के लिए बी लायबल रहता है बेटा। हमेशा अपने जो पार्टनर रहते हैं ना बेटा, बहुत सोच समझ के चॉइस करने का। नहीं तो क्या होगा, 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई, एक पार्टनर ने क्या किया, मान लो बैंक से लोन लेके आ गया 10 लाख रुपए और लेके फरार हो गया, तो बचे 3 पार्टनर ये नहीं बोल सकते हमको तो मालूम ही नहीं। खैर बैंक के केस में तो सारे पार्टनर की साइन लगेगी। हो सकता है किसी से उधारी माल लेके आ गए, उधारी में माल ला लिया किसी से 10 लाख का और माल लेके फरार हो गया। अब ये 3 लोगों के पास तो गुड्स आए नहीं, तो जिससे माल लेके आया था वो तीनों के पास जाएगा, बेटा मेरे पैसे दे। तीनों ये नहीं बोल सकते उसने लिया वो भाग गया उससे लेना, ना ना ना, ये तीनों को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो हमेशा पार्टनर सोच समझ के चूज कीजिएगा। तो ये रहता है भैया कि एवरी पार्टनर एक्ट एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। समझ में आया? यस सर। फिर एक टॉपिक है बेटा जी, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के टाइप्स क्या क्या है, ये शायद आपकी बुक में नहीं है, पहले था निकल के, लेकिन अपन देख लेते, 5 मिनट लगेंगे, कोई खास बात नहीं है। पार्टनर क्या क्या टाइप है, एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव बोले तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक्टिव मतलब जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता। पार्टनर हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा भी लगाता और टेक पार्ट्स इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब पैसा भी लगा रहा और काम काज भी कर रहा, दोनों भी चीजें कर रहा। तो ऐसे पार्टनर को अपन बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। मतलब पार्टनर जो पैसे भी लगाएगा, ऐसा पार्टनर जो काम भी करेगा उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर।
एक रहता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब बोले तो शॉप पे जाके सो जाएंगे, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं। स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम ध्यान में रखना, डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये ऐसा पार्टनर है हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो पैसा तो लगाता है लेकिन बिजनेस को रन करने में हिस्सा नहीं लेता, बिजनेस चलाता नहीं, सिर्फ पैसा लगा देता, कोई और बिजनेस चला रहा। तो ऐसे पार्टनर को अपन बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, मतलब पैसा दे के आराम से चैन की नींद सो जाता, बिजनेस कोई और चला, उसको अपन बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। फिर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब पार्टनर हु नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो पैसा भी नहीं लगाता और नॉट टेक पार्ट्स इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब पैसा भी नहीं लगा रहा और काम भी नहीं कर रहा, तो सर पार्टनर क्यों लिया फिर इसको? बेटा जी ही लेंस ओनली नेम, वो सिर्फ अपना नाम देता पार्टनरशिप फॉर्म में, बस केवल अपना नाम देता हूँ, ना तो काम करने वाला ना तो पैसा लगाने वाला। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, अभी आगे चल के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टैक्स बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के नाम पे धंधे चालू कर लेते। मान लो कोई हस्बैंड है, ये हस्बैंड है विराट, ये हस्बैंड की एक वाइफ है अनुष्का। क्या रहता है, विराट के पहले से बहुत सारे बिजनेस चलते रहते, तो हम नया बिजनेस चालू करना है तो ये क्या करता है, एक टैक्स बचाने की टेक्निक भी रहती। तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में आपको अच्छे से कभी बताऊंगा। तो ये क्या करता है, एक बिजनेस विराट को ही करने का है, लेकिन ये क्या करता है, जो उसका भी जो नाम रहेगा ना, जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो लाइसेंस रहेंगे, वो सारे अनुष्का के नाम से निकालेगा। मतलब कागज पे ऑन पेपर क्या दिखेगा भैया कि ओनर कौन है या फिर पार्टनर कौन है, अनुष्का। पेपर्स पे जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह, चेक पे सब कुछ, सिर्फ साइन वगैरह डॉक्यूमेंट पे किसकी रहेंगी, अनुष्का की। लेकिन जो बिजनेस चला रहा है उसमें पैसा भी विराट लगाएगा, बिजनेस के काम धंधे भी विराट ही करने वाला, अनुष्का कुछ भी नहीं करने वाला। अनुष्का का सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नाम है और साइन है। ऐसे पार्टनर को, ये अनुष्का को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉमिनल पार्टनर, कि भैया जिसका सिर्फ नाम है, केवल कागज पे नाम है, एक्चुअल में पैसा भी कोई और लगा रहा, काम भी कोई और कर रहा, तो जो सिर्फ अपना नाम देता है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर। ठीक है बेटा जी, समझ में आया? यस, तो ये है नॉमिनल पार्टनर। हाँ जी, सॉरी बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा है, बहुत दिन हो गए ना, आदत चली गई बोलने की, तो गला बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। हाँ, तो थोड़े से ब्रेक ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर बोले तो हमको पता है सर जी, माइनर बोले तो पार्टनर 18 साल के नीचे, जिसकी उम्र 18 से कम। पार्टनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड, अरे यार चलो ठीक है, हाईलाइट नहीं हो रहा, आप समझ जाओ ये वाला। अच्छा आ गया, माइनर पार्टनर। पार्टनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। पार्टनर जिसकी उम्र 18 से कम है उसको बोलेंगे माइनर पार्टनर। हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हमने देखा था इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना, माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है माइनर पार्टनर को। नेक्स्ट है प्रॉफिट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर है। देखो, ही इज नॉट एंटाइटल टू द लॉसेज। यदि बिजनेस में लॉस हो रहा तो वो लॉस नहीं सहन करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। ही इज ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ना ही बिजनेस में काम करने वाला है, ओनली शेयर प्रॉफिट। ऐसा पार्टनर है जो केवल और केवल प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस हुआ तो लॉस नहीं शेयर करेगा, बिजनेस में ना तो काम करेगा, बस प्रॉफिट में शेयर करेगा। उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सर ऐसा क्यों रहेगा? अब देखो बेटा, पार्टनर कैसा भी दे सकता, मजबूरी रही ना तो दो लोग आपस में काम कर रहे हैं ना तो कैसे भी शेयर करेंगे। मान लो एक कोई व्यक्ति है, बेचारे के पास बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ऐसा आइडिया है, नया कोई स्टार्टअप है, इतना ज़ोरदार आइडिया है कि वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे। अरे यार ये पेन में दिक्कत दे रहा। हाँ, मान लो एक बहुत ही होशियार व्यक्ति है, इसके पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है, लेकिन सिर्फ आइडिया ही है, पैसे कुछ नहीं इसके पास। तो एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ दिमाग नहीं, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन बेटा जी भरपूर पैसे है। तो ये क्या बोलता है उसको, दूसरे पार्टनर को, कि भैया देख मेरे पास आइडिया है, अपन एक काम करते, पैसा लगाते। अब ये इसको, जो दूसरा व्यक्ति है इसके पास पैसे हैं, इसने देख लिया इसके पास आइडिया लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, तो इसको दबाने की कोशिश करता। मतलब ये बोलेगा देख मैं पार्टनर तो बन रहा, लेकिन ये अपनी कंडीशन लगाएगा कि भैया मैं कुछ काम नहीं करूँगा, भैया यदि प्रॉफिट हुआ तो मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूँगा, लॉस हुआ तो मैं लॉस शेयर नहीं करूँगा। अब इस व्यक्ति को अपने आइडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा कि भैया इसमें लॉस तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है। तो यार बोलता है ठीक है यार, तो सिर्फ पैसे लगा, काम भी मैं करूँगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को दे, अपन मिल के शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस सिर्फ मैं शेयर करूँगा। अब ये क्योंकि इसकी मजबूरी थी ना, तो मजबूरी रहा तो आदमी कैसे भी एग्री कर सकता। तो ऐसा कभी भी दिमाग में लगाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पार्टनर इन प्रॉफिट कैसे करेंगे। अरे भैया दो लोग आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते, मैंने आपको पहले ही बोला, दो लोग आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते, कुछ भी कर सकते, हम और आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले।
तो यदि कोई ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर है, लॉस में नहीं है और काम भी नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन पार्टनर ओनली। हिंदी में इसको बोलते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सिर्फ सुख में साथ देगा, दुख में साथ नहीं देगा, इसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट है पार्टनर बाय इस्टोपल। सर ये क्या है इस्टोपल स्टेपलर क्या है? देखो बेटा जी पढ़ते पहले, पार्टनर हु नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट्स एनी कैपिटल, ऐसा पार्टनर जो ना तो पैसे लगाता, नॉट टेक्स एक्टिव पार्ट इन द फर्म, और ना ही वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता, नहीं तो मतलब ना तो काम करने वाला ना तो पैसा देने वाला। जी सर वो तो नॉमिनल पार्टनर हो गया ना। देखो छोटा सा फर्क है, ही इज नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, ये पार्टनर है ही नहीं पहली बात तो। हाउएवर एक्ट्स एंड बिहेव्स एट पार्टनर, लेकिन ये पार्टनर की तरह बिहेव करता। सर ऐसा कैसा नहीं समझा? देखो पार्टनर है ही नहीं, नॉमिनल पार्टनर, इसमें क्या फर्क है बेटा? नॉमिनल पार्टनर में उसका नाम है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, पार्टनरशिप डीड रहेंगी, तो उस व्यक्ति का इस पर नाम रहेगा, उसका नेम रहेगा, उसकी सिग्नेचर रहेंगी, सारे लाइसेंस वगैरह नॉमिनल पार्टनर के नाम से रहेंगे। वो अपना नाम दे रहा, काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा, उसको बोलते नॉमिनल। लेकिन पार्टनर बाय इस्टोपल में ना तो उसकी साइन रहती, ना तो डॉक्यूमेंट्स में रहता, कुछ भी नहीं रहता। फिर सर पार्टनर क्यों? वो सिर्फ ऐसा बिहेव करता है, ऐसा एक्ट करता है कि वो पार्टनर है। सर ऐसा कोई एक्ट या बिहेव क्यों करेगा? देखो बेटा जी आपको छोटा सा, आपको जैसा समझ में आया उसकी आपकी भाषा में एग्जाम्पल देता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखे हुआ है, देखे हुआ है कि नहीं देखे हुआ है? यस सर देखे हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें है बेटा जेठालाल, जेठे है कि नहीं? ये जेठालाल है। जेठालाल का एक परम मित्र है मेहता साहब, बरोबर। अब आपने देखा होगा उसमें कई बार क्या होता है, जेठालाल को जब भी कोई लेटर आता है इंग्लिश में रहता है। अब इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी जेठालाल की, आपको पता है। तो इंग्लिश में कोई लेटर है बेटा जी, इसको पढ़ते नहीं आता, या मान लो कोई नई कंपनी आई है टोनी टीवी की, इसको डीलरशिप लेनी है, देखा होगा आपने, तो वो इंग्लिश में सारी बात कर रहे हैं, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, या जो भी कुछ है, तो इसको बेचारे को कुछ समझता नहीं। तो ये क्या करता, बोलता मेहता साहब चलो, मेहता साहब तो है ही काम धंधे छोड़ के क्या करता, जेठालाल के साथ में जाता मीटिंग करने। मान लो ये कोई पर्सन है, इनके साथ इसको मीटिंग करे, तो जेठालाल तो दूर बैठे हुआ रहता है, यहाँ पे आ जाता मेहता साहब। तो सारी बातचीत इसके साथ में, सारी बातचीत कौन कर रहा है, डीलिंग कौन कर रहा है, कन्वर्सेशन कौन कर रहा है, मेहता साहब। मीटिंग कौन कर रहा है, मेहता साहब। तो ये जो व्यक्ति है इसको क्या लगेगा भैया, पार्टनर कौन है, मेहता साहब। या फिर इसको क्या लगेगा, जेठा भाई और मेहता भाई दोनों क्या है, आपस में पार्टनर है। लेकिन एक्चुअली मेहता साहब पार्टनर क्या, कुछ भी। मेहता साहब ने जेठालाल की दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा लगाया क्या, बिल्कुल भी नहीं। मेहता साहब को प्रॉफिट मिलता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मेहता साहब ने नाम दिया है क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब भी इसको जरूरत पड़ती है ना बेचारे जेठालाल को, तो ये मेहता साहब क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे जो भी इंग्लिश में उनके क्लाइंट आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहे हैं, उसके साथ में वो डील करता है। तो सामने वाले को क्या लगता है, इसको देखने वाले से क्या लग रहा है कि भैया ये मेहता भी इसका पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में पार्टनर है कि नहीं, सिर्फ लग रहा है। ऐसा पार्टनर जो लगता है वो ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, जैसे बातें कर रहा हूँ जैसे कि उसका ही बिजनेस है, इस प्रकार से एक्ट कर रहा है, इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं पार्टनर बाय इस्टोपल। तो ये मेहता साहब क्या हो गया, पार्टनर बाय इस्टोपल। असली मायने में ये पार्टनर है ही नहीं, लेकिन सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पार्टनर है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, ओके। तो नॉमिनल और इसमें फर्क क्या है पार्टनर बाय इस्टोपल में, बेटा जी नॉमिनल में उसका नाम रहता है ना, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, यदि मेहता साहब नॉमिनल पार्टनर था तो मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स रहती थी, उसका नाम रहता था, समझ में आया। नॉमिनल पार्टनर में उसका नाम रहता, करते कोई दोनों भी कुछ भी नहीं, लेकिन ना तो पैसा दोनों भी नहीं लगाते, काम भी दोनों भी नहीं करते। लेकिन नॉमिनल में क्या है फर्क है, नॉमिनल में नाम रहता है, पार्टनर बाय इस्टोपल में नाम भी नहीं रहता, सिर्फ वो एक्ट और बिहेव ऐसा करता है कि नहीं। आपको समझने के लिए बाद में ध्यान में आया तो एग्जाम्पल लिख लेने का। मेहता साहब, मेहता साहब कौन थे, तारक मेहता उल्टा चश्मा वाले। तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा और एक सेकंड में आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये है बेटा जी पार्टनर्स के टाइप, ठीक है। कौन से एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय इस्टोपल, ठीक है। एक छोटा सा अपन एक चार्ट टाइप बना लेते हैं, आपको सॉरी, ठीक। पार्टनर, कैपिटल, एक ऐसा चार्ट बना लो छोटा सा, ऐसी पार्टनर लगाना, पार्टनर या बिजनेस को मैनेज करना, प्रॉफिट शेयर करना, लॉस शेयर। सबसे पहले देखा अपन ने एक्टिव पार्टनर।
एक्टिव पार्टनर में बेटा जी एक्टिव पार्टनर कैपिटल लगाता क्या? यस सर। एक्टिव पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता क्या? यस सर। एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता क्या? यस। एक्टिव पार्टनर लॉस शेयर करता क्या? यस। सेकंड क्या था? स्लीपिंग पार्टनर। यानी आपको डेफिनेशन या पूरा करने की जरूरत नहीं, आप एक टेबल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर सोता है वो क्या करता है? वो कैपिटल पैसे लगा देता है और बस बिजनेस को मैनेज करता है कि नहीं। प्रॉफिट में शेयर रहेगा क्या? यस। लॉस में भी शेयर रहेगा क्या? यस। फिर आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल अपन ने देखा था केवल नाम का पार्टनर, पैसे लगाता है कि नहीं, मैनेज करता है कि नहीं, प्रॉफिट शेयर करेंगे कि नहीं, लॉस शेयर करेंगे कि नहीं। फिर सर क्या करता हो? सिर्फ उसका नाम रहता है, सिर्फ नेम रहता है उसका। लास्ट में क्या था? पार्टनर बाय था एक एस्टोपल। कैपिटल लगा था कि नहीं, मैनेज करता क्या नहीं, प्रॉफिट में शेयर है क्या नहीं, लॉस में शेयर है क्या नहीं, सिर्फ क्या करता? एक्ट एंड बिहेव करता पार्टनर की तरह। ठीक है, तो नॉमिनल और इसमें फर्क क्या है? इसका नाम है केवल और ये सिर्फ बिहेव करता कि वो पार्टनर है। मेहता साहब एक था पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में ही है, तो पैसा लगाएंगे क्या? यस। पैसा भी नहीं लगाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, प्रॉफिट देंगे क्या अपन उसको? ऐसा थोड़ी नहीं। पैसा लगाता क्या? यस, लेकिन काम करता क्या? नहीं। प्रॉफिट में हिस्सा है क्या? यस। लॉस में हिस्सा है क्या? नहीं। ठीक है, कोई बचा क्या? एक माइनर पार्टनर बचा मेरे ख्याल से। माइनर पार्टनर तो पैसा भी लगाएंगे, काम भी करेंगे, प्रॉफिट में भी शेयर रहेगा, लॉस में भी शेयर। मतलब माइनर पार्टनर खाली वो एज के वजह से है 18 ईयर्स वाला, बाकी कुछ नहीं। एक इसमें पॉइंट है कि इसकी लायबिलिटी, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से ऐसा टेबल बना लो, यानी वो पूरा देखने की पढ़ने की जरूरत नहीं। ये अपने टेबल देखा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमेशा एक आदत डाल लो आप, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ना, 12th में है और आगे भी जाएंगे, हायर स्टडी करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती। पहले देखेंगे आप बचपन में, आप जो 8, 9, 10 में यदि आप बुक देखेंगे, उसके पहले 5वीं 6वीं की बुक देखेंगे तो इतनी सी बुक रहती है, एकदम चिल्लू चिल्लू सी, एक पेज के लेसन रहते। अब देखेंगे तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी बुक है, बड़े बड़े लेसन है। तो अब है ना, कंटेंट बढ़ते जाएगा, तो इतनी चीज़ें याद नहीं रहती बेटा। इतनी चीज़ें याद कैसे करेंगे? तो याद करने का आसान तरीका रहता है, आप उसका ड्राइंग बना लो, चार्ट बना लो, टेबल बना लो। तो ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं ना, सब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो रहता है ना, तो चीज़ें लर्न करने में आसानी होती है। तो आपने बिल्कुल ही आदत डाल लेना है ना, हर सब्जेक्ट के लिए। कुछ भी थेरोटिकल ना, कुछ भी याद करने वाली चीज़ें, तो फटाक से उसका साइड में एक चार्ट बना लिया या टेबल बना लिया, तो अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, अदरवाइज इतनी दुनिया भर की चीज़ें है, तो सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट काम करते हैं। अभी इससे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा मेरे से, अभी अपन इसको यहाँ पर रोक देते हैं। तो आज हमने एक ही पेज देखा 1 घंटे में, तो इस तरीके से डिटेल में सारी बातें अपने को समझने की। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट और आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी नवा है तो कुछ होमवर्क नहीं है आपके लिए। होमवर्क इतना है कि बस जो मैंने लिखा, जैसा ये एक छोटा सा चार्ट बना लो, एक टेबल बना लो, है ना, बाकी तो कुछ नहीं। धीरे धीरे होमवर्क भी आएगा, टेंशन मत लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।